सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके व्याकरण का शब्द रचना का के लिए उपसर्ग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग के कितने भेद हैं, है ना। इन तमाम चीज़ों को हम लोग बिंदुवार पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो उपसर्ग है क्या। और वैसे उपसर्ग शब्द निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। शब्द निर्माण हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार से करते हैं: उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ऐसे और आपका संधि से भी है और शब्दों के 2 शब्दों के मेल से भी होता है ना। लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है वो 3 प्रकार से है। वो क्या है? उपसर्ग से, प्रत्यय से और, क्षमा करेंगे, इस वीडियो में नहीं पढ़ना है बल्कि शब्द निर्माण में हम लोग को जो पढ़ना रहता है या बनाना रहता है, शब्दों का जो निर्माण हम लोग को करना होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला उपसर्ग से, दूसरा प्रत्यय से और तीसरा समास से। चलिए बच्चों, तो उपसर्ग में क्या है, सबसे देखते हैं कि भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शब्द रचना कहलाता है। क्योंकि जो प्रारंभिक समय में जो शब्दों का निर्माण हुआ था, जो मूल शब्द था, तो मूल शब्द जो हम लोग के बोलचाल में या जो भी शैक्षणिक कार्यों के लिए जो व्यवहार में लाया जाता है, उसमें और भी शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो और भी शब्दों की आवश्यकता जो पड़ती है, तो उसी के लिए हम लोग, है ना, मूल शब्द में आरंभिक का समय में यानी प्रारंभ में जो शब्दों का निर्माण हुआ था, उस शब्द में कुछ अन्य जो है शब्दांश या कुछ शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों का हम लोग निर्माण करते हैं, बनाते हैं, है ना। तो उसके लिए मुझे, अर्थात हम लोगों को उपसर्ग, प्रत्यय और समास की सहायता लेनी पड़ती है। तो वही है कि भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया ही शब्द रचना या शब्द निर्माण कहलाती है। शब्द निर्माण जो होता है, भाषा एवं साहित्य का मूलाधार शब्द है ही, यानी भाषा एवं साहित्य का मूलाधार क्या है? शब्द है। और प्रत्येक भाषा का अपना शब्द भंडार होता है। सभी जो है भाषा का अलग अलग होता है। हिंदी है, उर्दू है, तो संस्कृत है, आपका इसी तरह से कई भाषा है। तो कहता है जिसमें हजारों या लाखों शब्द होते हैं। भाषा के शब्द भंडार में नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं। और प्रत्येक भाषा में मुख्यतः 2 प्रकार के, है ना, शब्द होते हैं। एक मूल शब्द होता है, दूसरा व्युत्पन्न शब्द होता है। क्या होता है? एक मूल शब्द और दूसरा व्युत्पन्न शब्द। अब मूल शब्द क्या है और व्युत्पन्न शब्द क्या है वो जानते हैं, है ना। मूल शब्द, जो मूल शब्दों की रचना प्रायः किसी भाषा के आरंभ काल में, यानी किसी भाषा की जब उत्पत्ति होती है, जब आरंभ होती है, प्रारंभ होती है, अर्थात शुरू होती है, उसी समय, है ना, उन शब्दों से जो है प्रारंभ होता है। तो पुनः बच्चों, मूल शब्दों की रचना प्रायः किसी भाषा के प्रारंभ काल में होती है और फिर उन शब्दों से आवश्यकता अनुसार, अर्थात जब मुझे जितनी ज़रूरत है, जो और ज़रूरत है, तो अन्य शब्दों की रचना कर ली जाती है। और इन शब्दों की रचना मूल शब्दों के साथ अन्य शब्दों या शब्दांशों को जोड़कर ही की जाती है। और इस प्रकार दूसरे शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने शब्द व्युत्पन्न शब्द कहलाता है। अर्थात इसको पुनः समझें कि मूल शब्द क्या होता है, कि मूल शब्द का जो रचना है यह प्रारंभ में, किसी भी भाषा का जो रचना जो होता है वो प्रारंभ में ही हो जाता है। और जब उसमें हमें लगता है नहीं कि कुछ ये शब्द होना चाहिए, वो शब्द होना चाहिए, तो उसका नए निर्माण करने के लिए जिन शब्दांशों को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके उसमें जो बनाते हैं, है ना, तो वो आपका व्युत्पन्न शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्पन्न शब्द। जैसे एक उदाहरण है, यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मान लिया जाए कि यहाँ पुत्र है, पुत्र प्रारंभ में ही है, काल से ही जो है ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन हमको उसमें है कि सुपुत्र, एक होता है कुपुत्र, माने अच्छा पुत्र, और सुंदर पुत्र सुपुत्र हो गया। कुपुत्र मतलब खराब।
तो इसके लिए हम लोग सु जो है उपसर्ग का प्रयोग किया, यानी उपसर्ग यानी शब्दांश का प्रयोग करके और उसके बाद नए शब्दों का निर्माण कर दिया। पहले आरंभ में अर्थात प्रारंभ में क्या था, पुत्र, उसी में सु अगर हम पहले जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, सुपुत्र, तो नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो यही शब्द जो है आपका व्युत्पन्न शब्द कहलाता है। आप देखिए कि मूल शब्द में है ना क्या कहते हैं, व्युत्पन्न शब्द अर्थात जो है उपसर्ग या प्रत्यय या जो भी हम जो है शब्दांश को जोड़ करके या शब्द को जोड़ करके जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो किन किन आधार पर करते हैं वो देखते हैं। ये 5 प्रकार से होता है, लेकिन हम लोगों को पाठ्यक्रम में 3 ही प्रकार से पढ़ने के लिए दिया गया है। लेकिन चलिए देखते हैं सभी को, है ना। व्युत्पन्न शब्दों की रचना या निर्माण 5 प्रकार से होती है। पहला क्या है, मूल शब्दों के आरंभ में शब्दांश जोड़ करके, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे उपसर्ग। जैसे कहता है अति धन अधिक, अति जोड़ अधिक या अति धन अधिक, है ना। तो अति में अधिक जो है मूल शब्द है। अधिक क्या है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आपका ये जो है अति और ये अधिक, अधिक ही मूल शब्द है। अधिक क्या है, ये मूल शब्द यही है। और ये क्या हो गया आपका अति उपसर्ग हो गया, यानी शब्दांश हो गया। शब्दांश क्या है भाई, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो है ये सिर्फ हम प्रकार बतला रहे हैं, उसके बाद इसका परिभाषा भी देंगे कि क्या है नहीं है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये मूल है और ये जो है आपका उपसर्ग है। तब हमें क्या भाई, अति और अधिक, अधिक मूल शब्द था उसमें अति लगा दिए तो अत्यधिक हो गया, नए शब्दों का निर्माण हो गया। पुत्र मूल शब्द है, उसमें सु पहले लगा दिए, सुपुत्र, नए शब्द अर्थात व्युत्पन्न शब्द हो गया, है ना। तो शब्दों के आरंभ में जुड़ने वाले ये शब्द उपसर्ग होते हैं। परिभाषा भी आगे है, इतना ही जो है आप पर्याप्त ना समझेंगे, इसका परिभाषा आगे मैं दिया हूँ। मूल शब्दों के अंत में अब जोड़ करके, ये था प्रारंभ में या आरंभ में जोड़कर, अब जो है अबर क्या है, अंत में जोड़ करके है। जैसे यहाँ सुंदर मूल शब्द है, सुंदर क्या है, मूल शब्द है, और इसमें देखिए आपका ये ता जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो सुंदर मूल शब्द है, तो सुंदर मूल शब्द में आपका प्रत्यय लग गया ता, तो क्या हो गया, सुंदरता। भारत मूल शब्द है, यह प्रत्यय लग गया तो भारतीय हो गया। सम्मान में जो क्या कहते हैं, सम्मान में इत जोड़ दिए तो क्या हो गया, सम्मानित। ये सब आपका क्या है, अंत में जुटा है। पहले आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ जैसे मैंने कि पहला में है कि अति धन अधिक, माने अधिक मूल शब्द था उसके पहले जुटा था तो ये उपसर्ग हो गया। और इसमें क्या है दूसरा में कि मूल शब्द पहले है और अंत में आपका प्रत्यय है, अर्थात जो शब्दांश जुटा है तो उसको जुटने से फिर जो नए शब्दों का निर्माण हुआ तो सुंदरता, भारत में यह प्रत्यय लगा, भारतीय, सम्मान, इत, सम्मानित, ये सब आपका इसी को कहते हैं आपका प्रत्यय, यानी कि शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय होते हैं। तीसरा क्या है, शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त मतलब संक्षेपीकरण यानी छोटा करके। वो कैसे भाई, तो जैसे राजा का पुत्र, क्या, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र क्या हो गया, राजपुत्र। देखिए राजा का पुत्र, इसको शॉर्ट में यहाँ क्या है, संक्षिप्त करके क्या कर दिया गया, राजपुत्र। राजा का पुत्र राजपुत्र। माता और पिता, इसको क्या हो गया, माता पिता। 4 राहों का समाहार, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 राहों का समाहार, इतना है, और इसको संक्षिप्त करके कर दिया गया चौराहा, है ना। इसी तरह आपका और भी अन्य शब्द है, जैसे त्रिवेणी हो गया, संक्षेपीकरण है, संक्षिप्तीकरण होकर के, ऐसे उसको 3 वेणियों का, 3 नदियों का समूह, है ना। जो चौराहा तो आपका यहाँ पर देख ही लिए। आपका इसी तरह है, बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि जो है 4 पाई, तो इसका क्या हो जाता है भाई, 4 पैरों का समाहार, है ना। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। इसी तरह से आपका ये है, तो इस समास के अंतर्गत आता है बच्चों, है ना। तो ये इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। चलिए 3 प्रकार देख लिए, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। अब देखते हैं कैसे होगा, 2 शब्दों के मेल से, योग से, यानी हिम भी एक शब्द है और आलय भी एक शब्द है। तो 2 शब्द बना, हिम धन आलय।
हिम धन आलय, क्या है, हिम धन आलय, और यहाँ हो जाएगा हिमालय। देखिए इसमें संयोग हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, संयोग हुआ है, सिर्फ ज्यों का त्यों जुट गया है। और यहाँ पर देखिए हो गया है ये रमेश, रमेश में रमा जोड़ इस, ये जो है आपका आ गया, और ये एक तरह से कहिए संधि भी है नहीं, है भी नहीं बल्कि है ही संधि। हिम धन आलय हिमालय, रमा धन इस रमेश, पुनः जोड़ जागरण पुनर्जागरण, ये संधि से है, क्या है, संधि। ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया संधि कहलाती है। तो 4 हो गया उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। अब दो शब्दों के सहयोग से यहाँ पर देखेंगे बच्चों, पहला है कि दो शब्दों के मेल से यहाँ परिवर्तन हुआ, क्या चीज में, वर्णों का परिवर्तन हो रहा है। आपको हम संधि में बतलाए होंगे या पढ़ाए होंगे कि यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या है, प्रथम वर्ण से हिमालय, हिम में म जो है अंतिम वर्ण है, इसमें अ है, ठीक है, और आलय में आ है तो आ, तो यहाँ पर हो जाएगा आ। तो यहाँ पर देखिए हो गया आ, हिम धन आलय हिमालय। रमा जोड़ ईस, माने यहाँ पर आ आता है और उसके बाद यहाँ पर ई है। तो बच्चों ये आपका संधि हो गया। चलिए 5वां जो है उसकी ओर चलते हैं। 5वां है दो संयोग से, दो शब्दों के संयोग से, दो शब्दों के क्या है, संयोग से। डाक घर, डाक घर, दवा खाना, दवा खाना, चिड़िया घर, चिड़िया घर। ये प्रक्रिया संकर भी कहलाता है। अभी संकर का मतलब होता है एक तरह से कहें तो जो है मिला हुआ, मिश्रण, क्या, मिला हुआ या मिश्रण। कहिए क्यों भाई ऐसा भाई, तो डाक और घर ये अलग अलग है, एक जो है देशज, एक विदेशज, और एक जो है आपका क्या कहते हैं, हाँ, दो शब्दों का, अलग अलग शब्दों का निर्माण, अलग अलग शब्दों के मेल से जब बनता है तो वो संकर शब्द हो जाता है। जब एक ही सजातीय जो है अगर शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ संकर नहीं होता है। तो इसी तरह आपका ये हो गया। अब शब्द निर्माण कहता है कि शब्द निर्माण किन 5 प्रकारों में हमारे पाठ्यक्रम में शुरुआत के जो 3 दिए हुए हैं बच्चों वही सम्मिलित किया गया है। और प्रारंभ में या बचपन में शब्दों की रचना, इन शब्दों की रचना प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय का महत्वपूर्ण योगदान है। उपसर्ग और प्रत्यय स्वतंत्र शब्द ना होकर के क्या है, एक शब्दांश है। शब्द नहीं बल्कि क्या है, शब्दांश है शब्द वो भी, लेकिन वो अपना पूरा अर्थ नहीं देता है, शब्दांश है। शब्दांश भी एक शब्द है, शब्द का अंश है माना जाता है, लेकिन उसको जो है वो पूरा अर्थ नहीं देता है। इसलिए यह स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं देता है और ये शब्दों के साथ जुड़ करके उसका नए रूप देता है या रूप में परिवर्तन कर देता है और उसमें विशेषता ला देता है और नए सार्थक शब्द बनाता है। चलिए बच्चों, अब इसका क्या है, उपसर्ग। उप जोड़ सर्ग, यानी उप का अर्थ होता है पास या निकट, तथा सर्ग का अर्थ होता है निर्माण या सृष्टि करना। अतः हम कह सकते हैं कि पास में बैठकर नए अर्थ वाला शब्द बनाना या नए अर्थ देना उपसर्ग कहलाता है। चलिए देखिए उपसर्ग का परिभाषा क्या है। भाषा के वे लघुत्तम, सार्थक या अर्थवान खंड, देखिए यहाँ लघुत्तम मतलब छोटा, सार्थक मतलब अर्थ के साथ, है ना, अर्थवान भी होना चाहिए, नहीं कि निरर्थक होना चाहिए, और खंड मतलब टुकड़ा, जो शब्दों के आरंभ में लगकर, यानी किसी मूल शब्द के आरंभ में अर्थात प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है या रचना करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। भाषा के वे लघुत्तम, सार्थक, लघुत्तम भी हो, लघुत्तम मतलब छोटा, सार्थक मतलब अर्थ के साथ, है ना, अर्थवान हो, और वो खंड है जो शब्दों के यानी मूल शब्द के आरंभ में या प्रारंभ में लगकर, है ना, नए शब्दों का रचना या निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। एक परिभाषा। चलिए अब दूसरा परिभाषा देखते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में या प्रारंभ में या शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक और देखिए, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब देखिए चौराहा, चौ उपसर्ग है, राहा आपका प्रत्यय, चौराहा हो गया। पर दादा, दादा मूल शब्द है, उसके पहले पर जुट गया था, परदादा हो गया। अब देखिए क्या है, उपसर्ग के भेद। उपसर्ग को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, तो उपसर्ग को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है।
लेकिन इसमें हम कुछ विशेष इसमें बढ़ाए हैं, लेकिन मूल रूप से क्या है, 3 है ना। वो क्या है, संस्कृत के उपसर्ग और आपका हिंदी के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, और हिंदी के उपसर्ग को क्या कहा जाता है, तद्भव का उपसर्ग भी कहा जाता है। और आपका एक है आगत उपसर्ग। क्या, आगत उपसर्ग, है ना। तो आगत में उर्दू, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी आ जाता है। ठीक है, मूल रूप से यही है। उसी को हम अलग अलग थोड़ा सा आगे कर दिए हैं, लेकिन मूल रूप से 3 ही हैं। चलिए बारी बारी से इसको हम लोग अध्ययन करते हैं बच्चों। कहते हैं हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग अभी बताए जो 22 होते हैं। तद्भव उपसर्ग जो हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है, जो 13 है या 12। आगत उपसर्ग जो होता है अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, या अंग्रेजी का भी इसमें होता है ना, 19 है। और अंग्रेजी के उपसर्ग गणना में नहीं है ना। ये क्या है, गणना के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात गिने नहीं जाते हैं। उपसर्ग वत, यानी उपसर्ग वत क्या है, उपसर्ग के अनुसार काम करने वाले या प्रयुक्त होने वाले जो होते हैं संस्कृत के अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में होते हैं, वो आपका उपसर्गवत कहलाता है। या कहने का तात्पर्य कि उपसर्ग के अनुसार यह काम करता है। ऐसे मूल रूप से वही जो बताए, संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग, तीसरा है आगत उपसर्ग। चलिए अब बारी बारी से इसको देखते हैं। पहला तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम शब्द संस्कृत के 2 शब्द तत् और सम के योग से बना है। तत् का अर्थ वह या उस, और सम का अर्थ समान होता है, अर्थात जो उस के समान अर्थात संस्कृत के समान हो वह तत्सम है। अतः हम कहते हैं कि संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, चूंकि हिंदी बच्चों ध्यान रखिएगा, बार बार हम बताते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति ही जो है संस्कृत से हुई है ना। तो ध्यान रखिएगा संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप में अर्थात संस्कृत की जो भाषा है या जो उपसर्ग हिंदी में यानी मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम का यहाँ देखिए समझ में थोड़ा सा ये हो गया आपका, ये उपसर्ग होना चाहिए, उपचार आ गया बच्चों, ये उपसर्ग होगा। क्या होगा, उपसर्ग। ठीक है, चलिए हम इस प्रिंट है। उपसर्ग कहते हैं उन्हीं को संस्कृत के उपसर्ग भी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 22 होती है। इनका प्रयोग हिंदी में संस्कृत से आए उपसर्गों के साथ किया जाता है, और इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द में हिंदी में मिलते हैं। और हिंदी के उपसर्ग भी मिलते जुलते हैं संस्कृत के उपसर्ग से। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग निम्नलिखित है। कौन कौन है भाई, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। ये जो संस्कृत से क्षमा करेंगे, ये जो पीला हाईलाइट किया हुआ है यही आपका मूल रूप से संस्कृत के उपसर्ग हैं। और इन उपसर्गों का अर्थ तथा वाक्य में जो प्रयोग जो है उसको हम जो है नीचे तालिका में जो है बनाए हैं, उसको सबका अलग अलग अर्थ दिए हैं, उससे जो नए शब्दों का निर्माण हुआ है वो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए उपसर्ग ये दिया हुआ है ना, और अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये उपसर्ग है और ये अर्थ है, और ये उपसर्ग से बने शब्द जैसे अति का है ना क्या हो जाता है, अर्थ अधिक भी होता है, ऊपर भी होता है, उस भी होता है, पार भी। तो इसी से शब्द का यहाँ निर्माण हुआ। अतिरिक्त, अत्यंत, अति, है ना, इस तरह से अत्युत्तम, अत्याचार, अति कोमल, अतिशय, अत्यधिक, इस तरह से आपका शब्दों का निर्माण हुआ। तो ये देखिए है ना, पहला आपका क्या कहते हैं, ये जो है आपका प्रत्यय उपसर्ग दिया हुआ है। क्या है, ये उपसर्ग है, और ये इसका अर्थ हुआ। ये अधि का अब ये क्या है, श्रेष्ठ ऊपर क्या है आपका अर्थ है, और इससे जो शब्द निर्माण हो रहा है वो ये है ना। अधि का होता है श्रेष्ठ या ऊपर। तो अध्यादेश, अधिनायक, अधिपति, अधिकृत, अधिकरण आदि, इस तरह से कई शब्द हम आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है, देखते जाइए। इसी तरह सभी उपसर्ग का मैं यहाँ पर दिया हूँ, गौर से आप लोग देखते जाएं, है ना, और इसको आप लोग लिख भी लेंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरह से सभी उपसर्गों का दिया हुआ है बच्चों, है ना। आप देखेंगे इसको गौर से देखिएगा, देखते जाइए, सभी का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका नी है, नी का अर्थ है भीतर या नीचे, इसी पर आधारित बना हुआ है। फिर आपका इधर देखिए नीर का है, बाहर, निषेध, रहित, निर्वास होता है ना, इस पर आधारित आपका नए शब्दों का निर्माण क्या हुआ वो दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर आपका नीचे परा है शब्द, परा का होता है उल्टा या अनादर, नाश,
उसका अर्थ उससे क्या बनता है, नए शब्द वो देखते जाइए यहाँ पर। परी, आसपास, चारों ओर होता है परी का, उसका अर्थ देखिए, नए शब्दों का निर्माण जो बना है उपसर्ग से बने, ये देखते जाइए। इसी प्रकार देखते जाइए आप लोग। प्रति का होता है विरुद्ध या सामने, तो इसका विरुद्ध या विरोध या बराबरी अर्थ होता है, इसका अर्थ इधर दिया हुआ है, आप लोग देखते जाएं। वी है उपसर्ग, इसका अर्थ होता है विशिष्ट या भिन्न या भिन्नता, हीनता, असमानता या विशेषता। इससे देखिए आपका अर्थ जो नए शब्दों का निर्माण हुआ है वो देखते जाइए, है ना, देखते जाएं बच्चों। सम का है पूर्णता, साथ, अच्छा। इसी तरह संकल्प, संग्रह, इसका शब्द जो है नए शब्द बना है। फिर आप देखिए यहाँ पर इस तरह से इतना शब्द का निर्माण किया है इसमें। सु है, सु का अर्थ होता है अच्छा, सुखी, अच्छा, भाव या सहज या सुंदर। उससे देखिए अगला अर्थ जो है शब्द जो है बना है इतना, आप देखते जाएं इसको, है ना, गौर से देखते जाइए बच्चों। उच्च है, उच्च या उत्त दोनों रह सकता है, इससे शब्द ये बना हुआ है देखिए। दुष् या बुरा, दुष्ट या दूर होता है, उसका मतलब बुरा या कठिन होता है, तो उससे देखिए इस शब्दों का निर्माण हुआ है बच्चों, देखते जाएं। इसी तरह आपका यहाँ पर दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, देखते जाएं गौर से, है ना। उन है, उन मतलब एक कम होता है, जैसे 19, 19 कहा होता है 20 के पहले, जैसे 39, 40 में एक कम है तो 39, इस तरह से इसमें है। औ का हीनता होता है। फिर देखते जाए बच्चों, एकदम ध्यान से देखें, है ना। नी है निषेध, अभाव, विशेष उससे बना शब्द है। इसी तरह से आपका ये 22 हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे भेद की ओर। दूसरा भेद इसका है तद्भव। दूसरा क्या है, तद्भव। इसको हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों की रचना करते हैं अथवा कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, अर्थात प्रयोग में होने लगे हैं, उन्हें तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं बच्चों। फिर से, संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी के तद्भव, है ना, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों की रचना या निर्माण करते हैं या कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग में होने लगे हैं, उन्हें तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 12 और 13 भी है। 12 13 कहने का तात्पर्य कि एक अलग अलग कर दिए हैं, जबकि 2 है तो 12 है। जो कहता है जो उपसर्ग तत्सम उपसर्ग से विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। फिर से सुनिए, जो उपसर्ग तत्सम से, इसके पहले बतलाए थे कि ये जो है तत्सम के उपसर्ग से ही जो है इसका विकास हुआ है, तो वो हिंदी में आ गया था, तद्भव उपसर्ग हो गया। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के ही तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं, है ना। ये देखिए आपका हाईलाइट किया हुआ है जो उपसर्ग है, अ, अध, अन, उन, औ, अब, क, कु, चौ, दु, नि, पर, बिन, भर, स, सु आदि। ये सब जो पीले रंग से जो हाईलाइट किया हुआ है ये आपका उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग। अब इन सभी उपसर्गों का अर्थ वाक्य में प्रयोग नीचे तालिका में दी गई है। जैसे आपका तत्सम का था, जैसे अन्न, अन्न का है अर्थ निषेध या अर्थ में, तो अनमोल, अन्न कहा, इससे देखिए शब्दों का निर्माण हुआ है, ये देखते जाएं इसको। फिर अ है अभाव, निषेध, उसका होता है छूता, था, अटल, है ना। अध, आधा, अधपका, अधमरा, अधकच्चा, इस तरह से आपका शब्दों का निर्माण हुआ है, ये आप देखते जाएं, है ना। फिर है दु, दु मतलब होता है बुरा या हीन, विशेष, उसका अर्थ शब्द बना है दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल, है ना। दुलारा, दुधारू, दुसाध, दुरंगा, दुलबती, दुलती, दुलती, दुनाली, दुराहा, दोपहर, दुगना, दुकना, दुकाल इत्यादि। इसी तरह नी का है अभाव, विशेष, इस तरह से बनता गया है। ऊन का है ना। देखते जाएं गौर से आप लोग, है ना, स्क्रीन पर, और इसको आप लोग लिखेंगे। भर है, भर का है पूरा या ठीक, भरपेट, भरपूर, भर दिन। कु का मतलब बुरा या कुचाल, तो कुचैला, कुचक्र, कुढंग, कुसंगति, इस तरह से शब्द है। औ या औ, उसका मतलब हीन या निषेध होता है, तो अवसान, अवगुण, अवघर, अवसर, इस तरह से शब्दों का निर्माण हुआ है बच्चों, आप लोग देखते जाएं। स का होता है स या सु का अच्छा, ने सुफल, सुनामी, सुकाल, सपूत, सुडौल, इस तरह से। और है बिन, मने बिन का होता है बिना या निषेध, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए। दूसरा है पर, मतलब दूसरा या बाद, पर उसका अर्थ शब्द जो बना है परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, परदादा, इस तरह से आपका ये दिया हुआ क, यानी बुरा, हीन। अब तीसरा जो है, आ जाइए, तीसरा आगत उपसर्ग। तो तीसरा आगत उपसर्ग जो है बच्चों, वो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं कि आगत उपसर्ग, यानी आगत उपसर्ग क्या है, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग, यानी हिंदी में
उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग आ गए हैं तथा इनसे हिंदी में नए शब्दों की, है ना, रचना की जाती है, उन्हें आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। यानी आगत मतलब आया हुआ, क्या, विदेश से। यानी कि हिंदी कहते हैं। उर्दू का जो है प्रचलन कब आया भारत में भाई? तो जब मुगल बादशाह आया था, अर्थात मुगलों की शासक थी, मुसलमानों की शासक थी, उस समय से उर्दू की जो है यहाँ पर भाषा बोले जाने लगे हैं, प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज के भाषा है यहाँ पर। इसी तरह इसीलिए इसको कहते हैं आगत उपसर्ग, है ना। आगत उपसर्ग अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं और ये हिंदी में जो प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए इसका भी 19 है। कहता है जो उपसर्ग अरबी, फारसी व उर्दू भाषा में आए हैं, इन सभी उपसर्गों का अर्थ तथा वाक्य में नीचे तालिका में दिया हुआ है। इसका मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अरबी यानी फारसी एवं उर्दू का। हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी का अलग किए हैं बच्चों। जैसे अल, कम, खुश, गैर, ना, ब, बद, बा, ला, सर, हम, हर आदि, ये सब आपका उपसर्ग हैं उर्दू, फारसी और अरबी के। अब इससे भी देखिए है अल का मतलब होता है निश्चित, या, है ना। तो इससे बना जो शब्द अलविदा, अलबत्ता, अलगरज, अंतिम। कम का होता है थोड़ा या हीन, कम ख्याल, कमजोर, इस तरह से बना हुआ। खुश का श्रेष्ठता के अर्थ में होता है बच्चों, यहाँ देखते जाए गौर से। फिर गैर का निषेध होता है, गैर हाजिर। धर का मध्य में, दरमियान उसका बना। इसी तरह से आप देखते जाएं। फी मतलब में होता है प्रति, फिलहाल। ब, इसके ब आपका हो जाता है बनाम, बदौलत, बदस्तूर, इस तरह से आपका दिया हुआ। बा सहित मैंने बाकायदा, मैंने बाकायदा मैंने कायदा सहित, इज्जत सहित, इज्जत के साथ, इस तरह से। बद मतलब बुरा होता है तो उसका बना बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, बदबू, इस तरह से, है ना, आपका बददुआ। बे का मतलब होता है बिना, तो उसका हो जाता है बेबुनियाद, बेईमान, बेवक्त, बेरहम, बेतरह, इस तरह से। बिला का मतलब होता है बिना, बिला वजह, बिला लिहाज, बिला लस्क, बिला नाग, इस तरह से। बिला मतलब बिना, अभी बताए। ला का होता है बिना या नहीं, मैंने ला पता मतलब पता नहीं, ला जवाब, जवाब नहीं, इस तरह से है। आपका सर मतलब मुख्य होता है। सर हद मतलब हद जो है बाउंड्री, अर्थात जो है आपका क्या कह सकते हैं उसको, सीमा, है ना। सरताज, सरकार, इस तरह से है बच्चों आपका। और देखिए हम का मतलब बराबर या समान होता है, तो हम उम्र, हमदर्दी। हर का मतलब प्रत्येक, तो हर दिन, हर साल, इस तरह से। अब अंग्रेजी को मैंने अलग किया है। इसमें जो है सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, प्रधान, हेड, चीफ, एक्स, हाफ, सब आदि, ये सब जो अंग्रेजी के उपसर्ग है, इनका भी जो है हम तालिका बनाए हैं। जैसे हेड मतलब का अर्थ होता है मुख्य। मुख्य का मतलब जैसे हेड मास्टर, माने मास्टरों में मुख्य, है ना। हेड क्लर्क, क्लर्कों में हेड माने मुख्य, इस तरह से आपका है। आपका है जनरल मतलब प्रधान होता है। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह से। डिप्टी मतलब सहायक होता है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, इसी तरह से। वाइस मतलब भी सहायक होता है, तो उप वाइसराय, वाइसराय, चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से होता है ना। एक्स का मतलब मुक्त होता है। एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, इस तरह से। चिफ का मतलब प्रमुख, यानी चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हाफ मैंने आधा, यानी हाफ टिकट, हाफ रेट, इस तरह से आपका। और क्या है, सब का मतलब होता है अधीन। अधीन का अर्थ होता है क्या, अर्थ होता है सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। तो सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्टर, इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब कुछ इस प्रकार है बच्चों उपसर्गवत। उपसर्ग मतलब उपसर्ग के अनुसार काम करने वाले जो होते हैं, यानी उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाला संस्कृत के अव्यय, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है। तो सभी उपसर्गों का अर्थ तथा वाक्य नीचे हम तालिका में दिए हुए हैं। जैसे अ का होता है अभाव, तो अशोक, है ना। संज्ञा अकाल, अवनीति, अधर्म, इस तरह से दिया हुआ। अलम का मतलब शोभा, होता ना बेकार, अलंकार। अंतः मतलब भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, इस तरह से। अधः मतलब नीचे होता है, अधः पतन, अधोगति, अधोमुखी, इस तरह से। अंतर मतलब भीतर, अंतर्नाद, अंतर्राष्ट्रीय। आवेश मतलब प्रकट या बाहर होना, आविष्कार, आविर्भाव, इस तरह से सब देखिए आपका दिया हुआ है इसमें। आप गौर से यहाँ देखते जाएं, है ना, देखते जाएं पूरा। पहले स का सहित, सह का साथ, है ना। शम का समान, सत का सच्चा, है ना। बहिर का बाहर, का कु का बुरा होता है ना। न का अभाव होता है। तिरस का तिरछा होता है या टेढ़ा होता है ना। उपसर्गवत अव्यय अब क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने संस्कृत के अन्य उपसर्ग व उनके उदाहरण। कुछ अन्य उदाहरण भी उपसर्गवत है, पहले तो अभी बताए ही, इसमें भी देखें। अ का अभाव होता है, जो अशोक, अकाल, अनित्य अभी वहाँ दिया हुआ था, है ना। वही चीज है, मिला जुला। अब है एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग, यानी
अभी तो इसके पहले तो अभी तक पढ़ रहे थे कि एक उपसर्ग लग रहा है, लेकिन अब कभी कभी दो दो उपसर्ग पहले लगते हैं या तीन तीन उपसर्ग भी हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है सु भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, और गत जो है मूल शब्द है, तो यहाँ स्वागत हो गया। अन जोड़ आ जोड़ चार अनाचार हो गया, है ना। सु जोड़ प्र जोड़ स्थान सुप्रस्थान हो गया। अन जोड़ आ जोड़ गत अनागत हो गया, अनागत आपका देखिए दो दो उपसर्ग इसमें है। तो यहाँ गौर कीजिए कि दो या दो से अधिक उपसर्ग से भी शब्दों का निर्माण होता है, ये गौर करें। और अभी बहुत सारा उदाहरण है, देखते जाएं आप, है ना, स्क्रीन पर आप गौर से देखते जाएं। अब इसमें कुछ जो है मूल बातें हैं, जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं। उपसर्ग में निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। उपसर्ग लगने के बाद, है ना, शब्द का अर्थ बदल जाता है, बिल्कुल पहले ही बतलाए। उपसर्ग शब्द की रूप रचना को नया रूप प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। अगर उपसर्ग किसी मूल शब्द में लग जाते हैं तो नया शब्द बन जाता है। उपसर्ग भाषा के वे लघुत्तम अर्थवान या अर्थवान खंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उपसर्ग जो है भाषा के वे लघुत्तम और अर्थवान खंड होते हैं। अर्थवान भी होता है, अर्थ भी होता है, खंड भी होता है, लेकिन वो पूरा अर्थ देता नहीं है। अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ वो देता नहीं है ना। इसी तरह शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण होते हैं तथा अतः उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है। किसी अन्य के साथ जुड़ने पर ही वाक्य में उनका प्रयोग करते हैं, है ना। हम चाहें कि अगर उपसर्ग को हम ऐसे ही लिख दें तो अर्थ है तो वो पूर्ण माना जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अब भाषा के वह सार्थक वो छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं वह एवं उनसे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है वो। और उपसर्ग का एक अर्थ अलग अपशकुन या अपशगुन भी होता है बच्चों। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं इसमें। तो आशा है कि आपको ये पूरा जो है वीडियो जो है समझ में आया होगा। किसी प्रकार का आपको दिक्कत होगा तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद बच्चों।